हाय एवरीवन, ये लेक्चर 3 है इंडियन पॉलिटी के चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। आई एम अरुण रैना। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फोटो है, जिनको जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आई एम अरुण रैना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि किस टाइप से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो अभी तक आपके पास 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग स्टार्ट होती है और सचिन सिन्हा। 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, जो बाद में चल के क्या बनता है इन फ्यूचर, इट इज़ नोन एज प्रियम्बल। हमारा आज जो प्रियम्बल है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर है किससे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, प्रियम्बल। फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री कौन सी थी? फर्स्ट कंट्री टू हैव प्रियम्बल। पहली कंट्री कौन सी थी जिसका प्रियम्बल था? तो वो है यूएसए। फर्स्ट कंट्री टू हैव प्रियम्बल कौन सी है? यूएसए। तो क्या है? जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भाषण देते हैं जिसमें वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड दिस रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को पास कर देती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन पास करता है? जवाहरलाल नेहरू पास करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। कब? ऑन 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये पास हो जाता है 22 जनवरी 1947 को। और फिर ये कहीं फ्यूचर में जाके प्रियम्बल का पार्ट बनता है। ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structure. Next, this resolution was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. It influenced the shaping of the Constitution. Its modified version forms the preamble of the present Constitution. Or first country to have preamble is the USA. Next is the changes in Constituent Assembly by the Independence Act. Independence Act. तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं डिमांड फॉर टू नेशन थ्योरी की इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे। 3 जनवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्ट कर लेते हैं टू नेशन थ्योरी, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मुस्लिम लीग के कुछ आदमी जो थे इंडिया वाली साइड रहते होंगे। ठीक है, जैसे कोलकाता मान लो, साउथ के कुछ आदमी थे मुस्लिम लीग में, और कुछ जो थे पाकिस्तान वाली साइड रहते थे। तो मुस्लिम लीग के जो बंदे इंडियन डोमिनेंट स्टेट्स में रहते थे वो किसका पार्ट बनेंगे बाद में जाके? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एक्सेप्टेड देयर सीट्स, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कहाँ पे रहते थे? इंडिया वाली साइड, क्योंकि इतनी दूर तो जा नहीं सकते थे वो अपनी ज़मीनें वगैरह छोड़ के। तो उन्होंने सोचा यहाँ सीट मिल रही है, इन्हीं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पाकिस्तान वाली साइड जो रह रहे थे वो विथड्रू कर देते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ देते हैं। तो इस तरह से फाइनली मुस्लिम लीग के छोड़ने के बाद पहले सीटें कितनी थी मेंशन? 389 टोटल सीट्स। अब इसको रिड्यूस कर दिया जाता है और 299। तो फाइनली टोटल सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी? फाइनली टोटल सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 299। इसमें से कुछ थे ब्रिटिश इंडिया की और कुछ किसकी थी? प्रिंसली स्टेट्स की।
तो प्रिंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, प्रिंसेस को भी पता चल गया ये इनका प्लान तो फाइनल हो गया, अब हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें निकाल ना दे, इसलिए उन्होंने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश इंडिया की पहले सीटें कितनी बोला था 296, अब 296 में से 229 इनकी आ गई ब्रिटिश इंडिया में। प्रिंसली स्टेट्स की पहले कितनी बोली थी 93 में से अब 70 सीट्स जो हैं प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएंगी। तो क्या हुआ चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ज्वाइन करना किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फिर 3 जून 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट कर ली टू नेशन थ्योरी, और उसमें मुस्लिम लीग के जो इंडियन डोमिनेंट स्टेट्स वाले थे, जो इंडिया वाली साइड रहते थे, उन्होंने अपनी सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सेप्ट कर ली, और पाकिस्तान ने विड्रू किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो जो पहले टोटल सीटें बोला जा रहा था 389 होंगी, वो अब हो गई 299, उसमें से ब्रिटिश इंडिया में 229 और प्रिंसली स्टेट्स में 70 सीट्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट चेंज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। सेकेंड पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फुल सॉवरेन बॉडी बना दिया। फुल सॉवरेन बॉडी मतलब अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे किसी का दबाव नहीं होगा, ना ब्रिटिश शर्स का, ना किसी और किंग का, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और हैड द पावर टू चेंज एनी ब्रिटिश लॉ। जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे उनको चेंज करने की पावर भी आ गई किसके पास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। ठीक है, क्लियर। तो एक और चेंज है, टोटल 3 चेंजेस आई थी, तो इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आ गई द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द changes in constituent assembly by the independent, the representatives of the princely state gradually joined it। 28 अप्रैल 1947 में representatives of the 6 princely states were part of the assembly। Next, after the acceptance of the Mountbatten plan of 3rd June 1947 for a partition of the country, the representatives of most of the अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली, कि जल्दी जल्दी अपनी सीटें ले लेते हैं असेंबली में, बाद में वो भी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडिया साइड वाले, फ्रॉम द इंडियन डोमिनेंट आल्सो एंटर द असेंबली। नेक्स्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट, द असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी which could frame any constitution it please, जो उसको अच्छा लगेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। और the act empower the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। नेक्स्ट चेंज जो थी वो कौन सी लाई थी, नेक्स्ट चेंज लाई कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका काम क्या होता है, एक काम है इसका टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काम था। इसके साथ साथ इसको एक और काम दे दिया, टू मेक एनी लॉ बनाने का काम भी दे दिया। मतलब अब इसको क्या भी दे दिया काम, लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया। तो मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इसके पास 2 काम थे, एक था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा था कोई लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव बॉडी भी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब ये मिलते थे तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट होता था, चेयरपर्सन, मेन जो पर्सन होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता था। और जब ये लेजिस्लेटिव के लिए मिलते थे तो चेयरमैन होते थे HV मावलेंकर। बाद में जाके आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते, पता है। और HV मावलेंकर जो है ये बाद में जाके हमारे क्या बनते, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर बनते।
तो क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था इंडिया का, तो एच.वी. मावलंकर थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम थे, क्या काम थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लॉ बनाना। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलते थे तो तब प्रेसिडेंट होता था, तब चेयरपर्सन होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर बनाने के लिए लॉ बनाने के लिए मिलते थे उस टाइम पे चेयरमैन होते थे एच.वी. मावलंकर। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी कौन थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे इंडिया के, एच.वी. मावलंकर थे। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक काम ख़त्म हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला, तो फिर उसके पास एक ही काम रहता है लेजिस्लेटिव बॉडी का। और ये कब तक रहता है, ये रहता है मई 1952 तक, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, जब तक फर्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं होती है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहली पार्लियामेंट कौन थी इंडिया की, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो इसलिए इसको ये भी कहते हैं इंटरिम पार्लियामेंट। इंटरिम पार्लियामेंट कौन थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही पार्लियामेंट का काम किया, कब तक, पहली इलेक्शन जब तक नहीं हुई थी। तो ये था इसमें टॉपिक। तो असेंबली आल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन जाती है। दैट इज two separate functions were assigned to the assembly. First, making of constitution for free India, वो तो है। Second, enacting of ordinary laws for the country, ordinary laws बनाने का भी। Next आ गया, these two tasks were performed on separate days पे किए जाते थे, इकट्ठे नहीं। Thus, the assembly became the first parliament of free India, dominion legislature भी बोलते हैं जिसको। Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by, जब constituent body मिलती है तो chair by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। When it met as the legislative body, it was chaired by G.V. मावलंकर। These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the constitution was over। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, फिर एक ही काम रहता है इसका, लेजिस्लेटिव बॉडी का। नेक्स्ट, द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाली साइड से थे, विथड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्सिक्वेंटली पहले मेंबर्स कितने थे हमारे, टोटल मेंबर्स ओरिजिनली, टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने, ओरिजिनली कितने था, 389। फाइनली टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने, 299। ओरिजिनली मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से कितने थे, मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने रखा था पहले, 296। फाइनली मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने रखा गया, 229। ओरिजिनली मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स से कितने थे, प्रिंसली स्टेट से इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 93। फाइनली कितने थे, फाइनली थे 70। तो consequently the total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan. The strength of the Indian provinces, formerly British provinces, was reduced from 296 to 229 and those of the princely states from 93 to 70.
थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।